हाय, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोगों का भी जो चल रहा है मॉड्यूल्स चल रहा है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। इसमें कल हम लोगों ने पार्ट 1 रिकॉर्डिंग किया है, लेसन को समझा है कि उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, अदर सोर्स में उसके टैक्स ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। आज हम लोगों का अदर सोर्स का सेकेंड पार्ट होगा और अदर सोर्स का जो पार्ट होगा हमारा आज एंड हो जाएगा। तो ये आज वाले सेशन में हम समझते हैं कि अदर सोर्स में और उसके बाद क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसकी टैक्स ट्रीटमेंट कैसे करनी होती है। इसके लिए मैं अपना जो पीडीएफ है मैं शेयर कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूँ। कल तक हम लोगों ने समझा था, हम लोगों ने कल तक पढ़ा था, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले कैजुअल इनकम क्या होता है। बहुत सारे लोगों को मालूम होता है कि जो चारों हेड में नहीं आता है उसको अदर सोर्स में कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं भी बोलता हूँ, लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ वैसा कॉन्सेप्ट होता है, कुछ वैसा ट्रांजैक्शन जो कि अदर सोर्स में आता है, जिसको बेसिक लोगों को मालूम नहीं होता कि वो कौन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं, जिसका अदर सोर्स में उसको शो दिखाया जाता है। कैजुअल इनकम होता क्या है? कैजुअल इनकम मीन्स इनकम इन द नेचर ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्राउच पजल्स, रेसेज इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेज, कार्ड गेम्स, अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट, गैम्बलिंग, बीटिंग etc. सच विनिंग आर चार्जेबल टू टैक्स ए फ्लैट रेट ऑफ 30%। क्या इसमें बताया गया? फ्लैट रेट ऑफ 30% अंडर सेक्शन 115BB एंड टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स एट द 30% ऑन सच इनकम केस इज 10,000 से ज़्यादा का यदि आपका इनकम हुआ है तो टीडीएस जो वहाँ पे डिडक्ट होता है किस रेट से? सोर्स एट द रेट 30%। कैजुअल जो भी इनकम होता है, कैजुअल नेचर का जो भी इनकम होता है, चाहे गैम्बलिंग का हो, गेम्स का हो, पजल का हो, हॉर्स रेसेस का होता है, तो उस वो आपका कौन सा इनकम का पार्ट होता है? वो ट्रांजेक्शन अदर सोर्स का पार्ट माना जाता है। उसमें आपको फ्लैट 30% आपको टैक्स देना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 115BB के तहत। एंड टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स। टैक्स जो होता है, जो पेमेंट आपको मिलता है, जैसे कि एग्जांपल केबीसी से आपने कोई पेमेंट, केबीसी से आपने 1 करोड़ रुपया विनिंग किया है, जीता है आपने, उस केस में आपको कितना मिलता है? 70 लाख मिलेगा। 30% आपका क्या होगा? डिडक्ट हो जाएगा। 30% प्लस सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सर। यदि आपके ऊपर सरचार्ज यदि एप्लीकेबल होता है तो सरचार्ज भी आपका डिडक्ट होगा एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी डिडक्ट होता है। तो 30% प्लस सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सर पूरा डिडक्ट होकर आपको पेमेंट बैंक अकाउंट में आता है। 1 करोड़ आप देख ही नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग होते हैं 1 करोड़ तो जीत जाते हैं केबीसी, लेकिन 1 करोड़ देख नहीं पाते क्योंकि उनका टीडीएस वगैरह कट करके 30% फ्लैट रेट से कट के उनके अकाउंट में बहुत कम अमाउंट आता है। उसके बाद हमारा थर्ड वाला में आ रहा है। थर्ड वाला क्या होता है? कंसिडरेशन रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ एफएमबी, यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इशूड बाय ए क्लोजली हेल्ड कंपनी टू बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ सच कंपनी वेयर शेयर आर इशूड द प्रीमियम सेक्शन 56 रूल। देखिए होता क्या है कि बहुत सारे लोग वैसे होते हैं जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाना चाहते हैं। अदर सोर्स जो इनकम टैक्स का अदर सोर्स जो होता है पार्ट, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसको मुझको लगता है कि जो हम लोग 4 हेड पढ़े हैं, चारों से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अदर सोर्स होता है। इसलिए कि जितना भी ब्लैक मनी से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो अदर सोर्स में ही इंक्लूड किया गया इनकम टैक्स में। अब इसमें क्या बताया जा रहा है? थर्ड वाला जो कॉलम है ये हमारा, कंसिडरेशन रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इशूड बाय ए क्लोजली हेल्ड कंपनी टू बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ सच कंपनी वेयर शेयर आर इशूड ए प्रीमियम। आपने क्या किया कि आपके पास बहुत तेरे ब्लैक मनी पड़े हुए हैं। आपने क्या किया? उस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने के लिए एक कंपनी आपने ओपन किया। आपने कंपनी ओपन किया और उसका शेयर आपने अलाउंस किया, शेयर इशू किया आपने मार्केट में। उस शेयर का फेयर मार्केट वैल्यू 10 रुपया है, या बेस प्राइस 10 रुपया है, बेस प्राइस 10 रुपया है। और आपने क्या किया? आपके पास बहुत सारे ब्लैक मनी पड़े थे, तो आपने ये सोचा यार 10 रुपये के अकॉर्डिंग में परचेज करता हूँ तो बहुत सारे शेयर लेना पड़ेगा, इससे मेरा जो ब्लैक मनी व्हाइट मनी नहीं हो पाएगा। आपने क्या किया कि एक शेयर जिसका बेस प्राइस 10 रुपया था, आपने उसको 10,000 में परचेज कर लिया। आपने उसका जो शेयर था 10,000 में परचेज किया। कितना का शेयर का? 10 रुपया जिसका प्राइस था 10,000 में किया। अब इसमें इनकम टैक्स में क्या प्रावधान किया गया इसके लिए? मान कर चलिए आप कि 100 रुपीज़ का आपने कुछ शेयर परचेज किया, नहीं 1000 रुपीज़ का आपने कुछ शेयर परचेज किया, और उसका एफएमबी जो था वो 100 रुपीज़ था। तो जो 900 रुपीज़ है, वो आपका क्या होगा? अदर सोर्स का इनकम माना जाएगा। किसके हैंड पे? कंपनी के हेड में, कंपनी के हैंड्स पे वो क्या होगा? अदर सोर्स का इनकम इसमें
बताया गया है कि वैसे यदि आप ट्रांजेक्शन करते हैं जिसका कोई शेयर है उसका इशू प्राइस बेस प्राइस 10 रुपया है या 100 रुपया है और आप उसको मल्टीपल 10 गुना ज़्यादा बढ़ा करके उसको आप परचेज करते हैं तो जितना भी फेयर मार्केट प्राइस से जो भी एक्सेस अमाउंट होगा वो आपका क्या होगा अदर सोर्स का इनकम होगा, उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स देना होगा। ये हमारा होता है एफएमबी। सेकेंड में क्या होता है कि सेक्शन 56(2), देखिए ये जो सेक्शन है 56(2)(7)(b इसको बोला जाता है। तो 56(b)(7)(b) ब्रिंग टू टैक्स द कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम ए रेजिडेंट पर्सन बाय ए कंपनी अदर देन ए कंपनी इन पब्लिक आर सब्सिडेंटली। ये जो ऐसा जो मामला होता है ज़्यादातर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होता है। जो अनलिस्टेड कंपनियां होती है उनके लिए ऐसा मामला आता है, वहाँ पे ये सब ऐसे टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, वहाँ पे इस टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। इसमें बताया गया कि सेक्शन 56(2)(7)(b ब्रिंग टू टैक्स द कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम ए रेजिडेंट पर्सन बाय ए कंपनी अदर देन ए कंपनी इन विच पब्लिक आर कंस्टिट्यूशनल इंटरेस्ट विच इन एक्सेस ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू एफएमबी शेयर। कहने का मतलब कि जो एफएमबी से जो भी एक्सेस अमाउंट है 100 रुपीज एफएमबी का प्राइस है, आपने 1000 में परचेज किया तो जो 900 है, जो 900 रुपया है, वो क्या होगा आपका अदर सोर्स का इनकम माना जाएगा। कंपनी के हैंड पे कंपनी को उस पर टैक्स देना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। सेकेंड वाला में क्या हो रहा है कि सच एक्सेस इज टू बी ट्रीटेड एज द इनकम ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2) अंडर द हेड इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स इन केस where consideration received for issue of share exceed the face value of the share is। कहने का मतलब है कि आपने कोई कंपनी का फेस शेयर वैल्यू 90 रुपया था और आपने फेस वैल्यू 90 रुपया था और आपने 100 रुपीज में कोई शेयर को परचेज किया है। तो जब आप उसको कैसे कैलकुलेशन करना होता है, इसमें क्या करना है, इशू प्राइस कितना था 90 रुपीज था और एफएमबी कितना था 100 रुपीज था। फेयर मार्केट आपने फेयर मार्केट जो भी 100 परचेज किया है तो 90 में 100 लेस करना है। उस सिचुएशन में कंपनी को कोई प्रॉफिट गेन नहीं हो रहा है, कंपनी को उसमें इनकम नहीं, उसका तो ट्रीटमेंट ऐसे ही होगा कि आपके अदर सोर्स का इनकम नहीं बनेगा। कब कि जब सच एक्सेस इज टू बी ट्रीटेड एज द इनकम ऑफ क्लोजली हेड कंपनी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2) अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन केस वेयर कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर इशू ऑफ शेयर्स एक्सेड इन द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से जब ज़्यादा आपका होगा कंसिडरेशन ऑफ शेयर्स का प्राइस, तो उस केस में क्या करना होगा आपको, इशू प्राइस जो भी था, तो मैंने बताया कि मान के चलिए कि किसी शेयर का इशू प्राइस 90 रुपीज़ था और आपने फेयर मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ को उसको परचेज कर लिया है। तो जो भी आपको इशू प्राइस से लेस करना है एफएमबी को, तो उस केस में 90 माइनस 100 करोगे तो कंपनी वैसे ही प्रॉफिट में नहीं चल रही है। तो उस केस में क्या होगा कि टैक्स अराइज नहीं होता है कंपनी के हैंड्स पे। ये हमारा सेकेंड केस हो गया। सी होता है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर शैल बी हायर ऑफ द वैल्यू एंड बी डिटर्मिनेशन अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मेथड और सब्सटेंट। देखिए कंपनी दो टाइप की होती है, एक होती है लिस्टेड कंपनी जो शेयर मार्केट पर लिस्टेड होती है, एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो अनलिस्टेड कंपनी होती है। उनका पर शेयर का प्राइस आप कैसे निकालोगे, कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाती है, इसका मैंने मेथड दिया हुआ है नीचे, आप एक बार उसको देख लेना। डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड मेथड और substantiated by the company to be satisfaction of the assessing officer based on the value of it asset on the। जो नेट वर्थ होता है कैपिटल के बाद, कैपिटल जो आप निकालते हो, कैपिटल में नेट वर्थ जब लेस करने के बाद क्या होता है, कंपनी का वैल्यू होता है और उसके अकॉर्डिंग वो अपना वैल्यू को जो उनका प्रॉफिट हुआ है, कितने शेयर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किया है, यानी कि शेयर जो प्रॉफिट हुआ है उसको कितने शेयर में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, उसके अकॉर्डिंग इनका टैक्स ट्रीटमेंट की जाती है। किस केस में, यदि अनलिस्टेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो इसको वो भी होना चाहिए साथ में जो असेसिंग ऑफिसर है सेटिस्फाइड होना चाहिए। जो असेसिंग ऑफिसर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, वो सेटिस्फाइड होना चाहिए आपका शेयर प्राइस से। वो आपका क्या होगा, शेयर प्राइस होता है अनलिस्टेड कंपनी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल को आप जब पढ़ लोगे तो एक बार आपको, और शेयर प्राइस जो शेयर का प्राइस होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है। फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ एफएमबी द वैल्यू ऑफ एसेट वुड इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इंटेग्रेबल एसेट बीइंग गुडविल, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट सिमिलर नेचर। ये सबको इंक्लूड करने के बाद में आपको शेयर का प्राइस इसमें निकालना होता है अनलिस्टेड कंपनी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए। उसके बाद इसमें एक रूल होता है फॉर डिटेलिंग रीडिंग द रूल 11U एंड 11UA इनकम टैक्स रूल्स 1962 स्टूडेंट्स में भी विजिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेज डिफॉल्ट। इस पर आप अगर क्लिक करोगे
तो हमें सब कुछ आपका इसमें मिल जाएगा, इसका मेथड क्या होता है कैलकुलेशन करने का। However, this provision would not be attracted with consideration of the issue share is received. कुछ इसके एक्सपेक्शन होते हैं, जहां ये जो हम लोगों ने पढ़ा, ये इसको इनकम टैक्स में क्यों ऐसा बताया गया है। बहुत सारे जो सीए होते हैं, जो टैक्स प्रोफेशनल होते हैं, उन लोगों के साथ खेलना चाहते थे, लोगों के साथ उनको गेम करना था टैक्स का अपना ट्रीटमेंट करने के लिए, टैक्स को सेविंग करने के लिए, टैक्स की चोरी करने के लिए। तो उसके कुछ ओपोजिट में कुछ वैसा कॉन्सेप्ट होता है जहां वो वाला हमारा जो प्राइज है वो अलाउ नहीं होता है, लागू नहीं होता है। जो मैंने ऊपर वाला केस बताया था कि जो भी आपने एफएमबी से जो भी आपका एक्सेस में आपने अमाउंट परचेज किया है, जैसे 100 रुपये आपका एफएमबी था, आपने 1000 रुपये उसको परचेज किया, तो 900 जो आपका क्या हुआ कैपिटल अदर सोर्स का इनकम होगा, उसके ऊपर टैक्स देना है। लेकिन कुछ उसके कुछ वैसा भी ट्रांजेक्शन होते हैं जो उसको अट्रैक्ट नहीं करता है। हाउएवर दिस प्रोविजन शुड नॉट बी अट्रैक्टेड वेयर कंसिडरेशन ऑफ द इशू ऑफ शेयर इज रिसीव्ड बाई ए वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग फ्रॉम ए वेंचर कैपिटल फंड विशेष वेंचर कैपिटल कंपनी। देखिए होता क्या है, जब भी कोई आप स्टार्टअप करते हो तो आप उस केस में क्या, तो आपके पास फंड नहीं होता तो आप कहाँ जाते हो, वीसी के पास जाते हो। वीसी मतलब वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल कौन होता है, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, जैसे कि टाटा हो गए, उसके बाद टाटा जैसे लोग हो गए, बड़े बड़े लोग मिला करके वेंचर कैपिटल का निर्माण करते हैं। उससे क्या करते हैं कि आप जाते हो, मैं टैक्सेशन शुरू का मेरा एक फॉर्म हो गया, स्टार्टअप हो गया, मैं उनके पास गया कि मुझको कुछ फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, फंड मेरे पास पेमेंट की प्रॉब्लम है, तो आप मुझको फंड दे दीजिए। उस केस में होता क्या है कि उनको आपको 5 साल 10 साल आपका बिजनेस का स्टडी करते हैं, बिजनेस मॉडल्स को रीड करते हैं, और उसमें वो समझते हैं कि आप एक्चुअल में अर्निंग करने वाले हो, नहीं करने वाले हो, बिजनेस आपका लॉस में होने वाला है, प्रॉफिट, सारा उसमें रीड करने के बाद, सब कुछ रीड करने के बाद वो एक डिसीजन पर पहुंचते हैं और बोलते हैं कि ठीक है आपके स्टार्टअप के लिए मैं फंड दे रहा हूँ। उस केस में क्या होता है कि हाउएवर दिस प्रोविजन वुड नॉट बी एक्ट्रेक्टेड वेयर कंसिडरेशन फॉर इशू ऑफ शेयर इज रिसीव्ड बाई वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग फ्रॉम ए वेंचर कैपिटल फंड और वेंचर कैपिटल कंपनी और स्पेसिफाइड वन। किसी भी वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग जो वेंचर कैपिटल से रिलेटेड जिसकी कंपनी है, फंडिंग करने का काम है, वो अपने कंपनी चलाते हैं, यदि उनसे कोई आपने पेमेंट लिया है, वेंचर कैपिटल फंड लिया है या वेंचर कैपिटल कंपनी वीसीसी से आपने कोई लिया है एंड स्पेसिफाइड फंड, ये क्या होता है, तो आप उनके पास जाते हो, बोलते हो, ये मान लो चलो कि कोई आपने स्टार्टअप किया है, उसमें इक्विटी आपने अपना कैपिटल लगाया है 1 करोड़, और आप जाते हो उनके पास 100 करोड़ का फंडिंग लेने के लिए, तो 99 करोड़ क्या हुआ आपका प्रीमियम मिला आपको, मतलब कि उधार मिला आपको। उस एवज में क्या करते हैं, उनको क्या मिलता है, वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप उनको जो फंड ले रहे हो उस एवज में आप उनको क्या करते हो, अपना शेयर डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, 20% 25% जो भी होगा आपके केस में, आप उसको क्या करते हो, उनको शेयर दे देते हो कि आप मेरे कंपनी में 25% शेयर मैं आपको दे देता हूं, जो 100 करोड़ रुपए आप उसको फंडिंग कर रहे हैं। उस केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला है, उस वो जो एक्चुअल केस हो गया आपके लिए, वो क्या होगा, एक्चुअल केस होगा। तो एक्चुअल केस में अपने कोई प्रीमियम अपना बिजनेस स्टार्टअप के लिए फंड के लिए अपने 100 करोड़ लिया, उसके एवज में जो शेयर दिया है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता, वो आपका जो होगा आपका अदर सोर्स का पार्ट नहीं होगा, आपके हैंड कंपनी के हेड पे क्या होगा, वो इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो भी आप फंड ले रहे हो इस साल के लिए तो ले नहीं रहे हो, आप 5 साल 10 साल आगे के लिए ले रहे हो, तो वो आपका अदर सोर्स का इनकम नहीं माना जाता है, और उस का टैक्स ट्रीटमेंट में अदर सोर्स के ऊपर आपको इनकम टैक्स भी नहीं लगता है। कब, जब आप अपने स्टार्टअप के लिए किसी वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग से फंड लेते हो, वेंचर कैपिटल फंड लेते हो, वेंचर कैपिटल कंपनी से फंड लेते हो, और उनको उसके एवज में उसको क्या करते हो, आप कोई शेयर इशू करते हैं, शेयर देते हो, तो उस केस में आपके हैंड्स पे टैक्स राइज नहीं होता है अदर सोर्स में। और उसके बाद स्पेसिफाइड फंड, इनके बाद में कौन कौन होते हैं, स्पेसिफाइड फंड मीन्स द फंड established or incorporated in India in the form of a trust or a company, limited liability partnership or a body of corporation which has been granted a certificate of registration as a category 4 a category 2 alternative investment fund and regulated under the Security and Exchange Board, जो सेबी होता है। कहने का मतलब है कि VCU and VCF and VCC, VCU कौन हो गए, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, वेंचर कैपिटल फंड एंड वेंचर कैपिटल कंपनी के अलावा वैसे फंड जो प्रोवाइडर करने वाले हैं जो सेबी में लिस्टेड हैं, उनसे यदि आपने कोई फंड लिया है उसके एवज में आपने उनको शेयर दिया है, तो उस केस में एफएमबी वाला या बेस्ट प्राइस वाला कॉन्सेप्ट आपको भूल जाना है। उस केस में क्या होगा कि आपके हैंड्स पे टैक्स राइज नहीं होता है,
क्योंकि आपने एक्चुअल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा इनकम टैक्स में प्रदान किया हुआ है। ट्रस्ट मीन ए ट्रस्ट स्टेब्लिश्ड अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 ऑफ एनी अंडर एनी द लॉ ऑफ टाइम बीइंग फोर्स। जो ट्रस्ट इनकम टैक्स का जो ट्रस्ट वगैरह से भी आप फंडिंग लेते हैं उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होता है। और कौन सा ट्रस्ट होना चाहिए? इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सॉरी। उसके बाद हमारा आता है by a company from a class of classes of person notified by the central government of the purpose according to central government has been notified section apply to consideration receive company of issue share the exceed of face value as such share if the share consideration received from a person being a resident by a company with full with the conditions by the Ministry of Commerce and Industry Department Promotion Industry and Internal। देखिए मैंने जो बताया था कि इसमें क्या बताया गया है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड फाइल्स द डिक्लेरेशन रिफर्ड। कोई वैसा बिजनेस, कोई वैसा स्टार्टअप है जिसको इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री जो है क्या करना चाहती है, उसको प्रमोट करना चाहती है, तो उसमें जो मैंने ऊपर वाला केस बताया आपको, कोई भी फंड लेते हैं उसके एवज में उनको शेयर देते हैं, तो उसके अदर सोर्स का इनकम आपके ऊपर नहीं बनेगा और इनकम टैक्स में आपको टैक्स नहीं बनता है इसके ऊपर। इसमें क्या बताया गया है? हाउ एवर इन कंप्यूटिंग एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेड शेयर कैपिटल, द अमाउंट ऑफ पेड ऑफ शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम ऑफ 25 करोड़ रुपीज इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर इशूड द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी इंक्लूडेड ए नॉन रेजिडेंट जिसका कोई एनआरआई है और 25 करोड़ से ज़्यादा यदि उनको स्टार्टअप से मिलता है तो ये केस उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि उनका अदर सोर्स का माना जाएगा। ए वेंचर कैपिटल कंपनी, वेंचर कैपिटल फंड, फर्दर जो भी होगा आप लोग इसको एक बार देख लेना। ये 25 करोड़ से ज़्यादा वाला केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। उसके बाद इट है नॉट इन्वेस्टेड इन फॉलोइंग एसेट्स। और जो स्टार्टअप है वो किस किस मतलब बिजनेस में उनको इन्वेस्टमेंट नहीं करना होगा। जो या वीसी होते हैं, जो वीसी होते हैं वेंचर कैपिटल होते हैं, कुछ वैसा बिजनेस है जिसमें यदि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके ऊपर अदर सोर्स का इनकम माना जाएगा। इट हैज नॉट इन्वेस्टेड इन द फॉलोइंग एसेट, बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयर टू बीइंग ए रेसिडेंशियल हाउस। उधर कहने का मतलब है कि आपका स्टार्टअप है बिल्डिंग एंड रेसिडेंशियल से रिलेटेड आपका स्टार्टअप ही है, आप रियल इस्टेट का कोई अपने स्टार्टअप किया, उस पर यदि कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह भी मिलता है आपको वेंचर कैपिटल से तो स्टॉक इन ट्रेड होगा, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से वो आपका पीजीबीपी का इनकम माना जाएगा। लैंड और बिल्डिंग और बोथ नॉट बीइंग ए रेसिडेंशियल हाउस आफ्टर देन द ऑक्यूपाइड द स्टार्टअप वुड बी बिजनेस और पर्पज ऑफ रेंटिंग और हेल्ड इज द स्टॉक इन ट्रेड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। लोन एंड एडवांस अदर देन लोन्स ऑफ एडवांस एक्सटेंडेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यदि लोन और एडवांस का भी आपका बिजनेस है तो भी आपका इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड टू एनी अदर एंटिटी शेयर एंड सिक्योरिटी, इतना भी लिस्ट मैंने दिया हुआ है, सबको एक बार देख लेना है। एच तक है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच तक, इसमें बिजनेस को इंक्लूड किया गया है। उसके बाद मीनिंग ऑफ स्टार्टअप का डिफिनेशन आप लोग एक बार देख लेना, इसमें क्या है। ए कंपनी वुड बी कंसिडर्ड ए स्टार्टअप इफ फॉलोइंग कंडीशन आर, पीरियड उसका क्या होना चाहिए, सब कुछ इसमें इंक्लूड किया हुआ है। स्टार्टअप का मीनिंग क्या होता है, टर्न ओवर लिमिट देख लेना, ऑब्जेक्ट एंड पर्पज देख लेना आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ में इंटरेस्ट रिसीव ऑन कंपनसेशन इनहैंस कंपनसेशन डीम्ड टू बी इनकम इन द ईयर ऑफ रिसीव्ड एंड टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कुछ आपको कंपनसेशन पे इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन इनहैंस कंपनसेशन डीम्ड टू बी इनकम इन द ईयर ऑफ रिसीव्ड एंड टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये जो कोई भी रिसीव्ड आपको मिलता है किसका, रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन पे आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव होता है, वो आपका किसका पार्ट होता है, अदर सोर्स का पार्ट होता है। एज पर सेक्शन 145(1) इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन और बिजनेस और प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डिंग विद आइदर कैश और मर्केंटाइल सिस्टम अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉय विद, यानी कि आप अदर सोर्स में या पीजीबीपी में उसको आप दिखा सकते हो इनहैंस, यदि रिसीव इंटरेस्ट रिसीव हुआ इनहैंस कंपनसेशन पे तो। उसके बाद सेक्शन 145(b)(1) प्रोवाइड द नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द सेक्शन 145 द इंटरेस्ट रिसीव बाय असेसिंग ऑन कंपनसेशन और इनहैंस कंपनसेशन शैल बी डीम्ड टू बी इनकम प्रोविजन रिसीव्ड। यदि आपको किसी प्रीवियस ईयर में इनहैंस इंटरेस्ट होगा तो वो भी आपका इसमें इंक्लूड किया गया है अदर सोर्स में। एडवांस फोर्टिफाइड द फेलोर ऑफ नेगोटिएबल द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट टू बी टैक्सेबल ऑफ अदर सोर्स। कुछ वैसा ट्रांजैक्शन, कुछ वैसा इसमें बताया गया नेगोटिएबल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, कुछ वैसा ट्रांसफर जो करे कैपिटल एसेट को वो भी क्या माना जाएगा,
इनका इसका पार्ट माना जाता है अदर सोर्स का। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया कि इसके बारे में 1 by 1 बता रहा हूँ आप लोगों को। प्रियर टू असेसमेंट 2015 फॉर एडवांस रिटर्न रिसीव इंस्पेक्टर फॉर द ट्रांसफर विच कंक्लूड मटेरियल्स मटेरियलाइज और रिड्यूस ऑन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऐसे सॉर्ट। मैं इसके एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ आप लोगों को। ये चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। सम एनी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन। देखिए विदाउट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। विदाउट कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि कुछ आपको कुछ पेमेंट मिल रहा है या कुछ आपको गिफ्ट वगैरह मिल रहा है। देखिए होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि लोग टैक्स को बचाने के लिए, टैक्स से खेलने के लिए इनकम टैक्स ने इसको एक प्रावधान किया कि कुछ लिमिट अमाउंट तक यदि आपको विदाउट कंसिडरेशन का भी कुछ आपको पेमेंट मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, लैंड मिल रहा है, एसेट मिल रहा है, उसको मैं अदर सोर्स में नहीं मानूंगा। कुछ लिमिट अमाउंट तक, कुछ अमाउंट जो लिमिट किया गया उससे ज़्यादा होगा तो उसको मैं क्या बोलूँगा, अदर सोर्स का इनकम मानूंगा। तो इसमें क्या बताया गया है, in order to prevent the practice of receiving sum of money of the property without consideration or the inadequate consideration section 56 to 10 bring to tax any sum of money of the value of any property received of by any person without consideration of the value of any property received by inadequate consideration sum of money। फर्स्ट वाला केस में क्या sum of money, इसमें क्या बताया गया, इफ एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इज एग्जिस्ट। कहने का मतलब है कोई वैसा आपको गिफ्ट मिला, कुछ वैसा मनी मिला आपको, उसका 50,000 है, कोई 50,000 तक उसका वैल्यू है, तो क्या होगा, अदर सोर्स में उसको आपको पेमेंट वगैरह टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन जब 50,000 से ज़्यादा होगा तो उस केस में सम सच चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा, अदर सोर्स में उसको चार्ज बनेगा, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एक ये वाला होता है जो कि आपको मैरिज वगैरह होता है, एनिवर्सरी पर जो भी आपको गिफ्ट वगैरह मिलता है उसका, इसमें एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। सेकेंड होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेकेंड होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, इफ स्टाम्प ड्यूटी। कहने का मतलब कि आपका कोई फ्रेंड है, मैं टेक्निकल वर्ड नहीं, एक इजी वर्ड से आप लोगों को बता रहा हूँ। कोई आपका फ्रेंड है, आपको क्या किया कि कोई आपको बिल्डिंग दे दिया, गिफ्ट भी नहीं दिया विदाउट कंसिडरेशन का, उसको कुछ फायदा नहीं है। लेकिन इसमें भी होता है, देखिए गवर्नमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस चीज़ को समझती है कि विदाउट कंसिडरेशन यहाँ कुछ नहीं होता है। जो आपको बिल्डिंग मिला है, जो आपको एसेट मिला है, उसके एवज में आपने ब्लैक मनी कैश में उनको जरूर कुछ दिया होगा। इसमें क्या बताया गया है कि इफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड आपको होता है विदाउट कंसिडरेशन, द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी वुड बी टैक्सेज एज एन इनकम ऑफ द रिसिपिएंट इज एक्सेप्ट। यदि 50,000 से नीचे है तो उसको आपको मतलब कि आपको उसमें टैक्स वगैरह को नहीं बनता है। लेकिन 50,000 से ज़्यादा उसका स्टाम्प, मैंने कैपिटल गेन में बताया था, जो भी आपका लैंड और बिल्डिंग का किस प्राइस, कौन सा प्राइस पे आपको टैक्स देना होता है, स्टाम्प ड्यूटी प्राइस पे देना होता है। तो स्टाम्प ड्यूटी प्राइस यदि 50,000 से ज़्यादा है तो जो रिसिपेंट है उनके हैंड पे अदर सोर्स का टैक्स ट्रीटमेंट होगा, उनको टैक्स इसमें इनकम टैक्स देना पड़ेगा। यदि 50,000 से ज़्यादा है तो विदाउट कंसिडरेशन वाले केस में, फॉर इंडिक्यूट कंसिडरेशन में होगा, फॉर इंडिक्यूट कंसिडरेशन में होगा तो इफ कंसिडरेशन इज लेस देन द स्टाम्प ड्यूटी। होता क्या है कि मान के चलिए वैसा भी होता है रियली में कि स्टाम्प ड्यूटी 1 करोड़ है आपका बिल्डिंग का, और आपने जो सेल किया एक्चुअल में 50 लाख किया, वैसा भी होता है। इसमें बताया गया कि इफ कंसिडरेशन इज लेस देन द स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी से कम में आपने प्राइस को सेल किया है, अपने गिफ्ट दिया है, उसको ट्रांसफर किया है एसेट को, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द डिफरेंस बिटवीन द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन। कहने का मतलब है कि कोई आपके पास बिल्डिंग था, उस बिल्डिंग का स्टाम्प ड्यूटी प्राइस 2 करोड़ है, आपने इंडिक्यूट कंसिडरेशन पे आपने अपने फ्रेंड को 1 करोड़ में उसको ट्रांसफर कर दिया, गिफ्ट दे दिया बिल्डिंग को। अब इसमें क्या बताया गया है कि या तो 50,000 या 10% ऑफ कंसिडरेशन। तो मान के चलिए कि 50,000 या 1 करोड़ का 10% ऑफ कंसिडरेशन कितना होगा, 10 लाख होगा। इसमें बताया गया है कि जो भी हाई होगा, यदि 10 यानी कि 10 लाख से कम आपका कंसिडरेशन प्राइस होता तो आपका इसमें टैक्स नहीं बनता। लेकिन जब 10 लाख से ज़्यादा आपका कंसिडरेशन हो रहा है, आपका जो कंसिडरेशन कितना हो रहा है, 10 लाख हो रहा है, तो 10 लाख से कम यदि होता, नहीं सॉरी, जो 50,000 हो रहा है, 50,000 से बिलो आपका कंसिडरेशन प्राइस होता तो आपको इसमें डिडक्शन मिल जाता है, यानी कि एग्जेम्प्ट हो जाता वो आपका इनकम। लेकिन इसमें वो कह रहा है कि 10% 10 लाख हो रहा है, यानी कि 10 लाख जो है 50,000 से ज़्यादा है, तो उस केस में जो आपका 1 करोड़ रुपया कंसिडरेशन का प्राइस हो रहा है वो आपका क्या होगा, इनकम
अदर सोर्स में इंक्लूड होगा, उसके ऊपर आपको टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं फॉर इंडिक्वेट कंसिडरेशन बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी टू बी कंसिडर्ड विद द डेट ऑफ एग्रीमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें जब भी आपको पेमेंट मिला है, मैंने एग्रीमेंट वाला केस बताया था आपको कैपिटल एसेट में कि एग्रीमेंट आपका जो भी हुआ जिस डेट में हुआ, और आपका एग्रीमेंट जिस डेट में हुआ और ट्रांसफर जिस डेट में हुआ, दोनों में जो भी आपके पहले हुआ है, इसमें जो होता है जिस डेट को पेमेंट मिलता है ड्यू बेस पे ये वर्क नहीं करता है। मैंने बिजनेस में या कैपिटल एसेट में आपको बताया था एक ड्यू बेस होता है, एक रिसीव्ड बेस होता है। जो जिस भी डेट में आपको रिसीव्ड हुआ है वो आपका कंसिडरेशन प्राइस माना जाएगा, और उसके ऊपर आपको अदर सोर्स में भी कुछ पेमेंट देने पड़ते हैं, टैक्स देने पड़ेंगे। जैसे मैंने बताया था कैपिटल एसेट वाले उसी का ये पार्ट है। इफ द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिस्प्यूट द एसएससी, आप लोग इसको एक बार देख लेना। यदि कुछ वैसा प्रॉब्लम हो जाता है कि स्टाम्प ड्यूटी और आपके बीच में कुछ उलझन हो, प्रॉब्लम हो, तो उस केस में क्या होगा, डिस्प्यूट द एसएससी के क्या होता है, एसएससी ऑफिसर जो होता है एक वैल्यूएशन को इसमें हायर करता है, और 50C जो मैंने बताया था कैपिटल एसेट में, उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर टैक्स का अदर सोर्स में पार्ट बनता है। मूवेबल प्रॉपर्टी में जैसे कि ज्वेलरी वगैरह हो गया, विदाउट कंसिडरेशन है तो उसमें भी 50,000 का आपको मिलता है। 50,000 से ज़्यादा होगा, मान के चलिए कि आपको ज्वेलरी मिला, इसका प्राइस 50,000 का है या 45,000 है, तो आपका क्या होगा, इसमें उसको छोड़ दिया गया। लेकिन 50,000 ज़्यादा 1 लाख हो गया मूवेबल प्रॉपर्टी में, उसको क्या बताया गया कि 1 लाख आपका अदर सोर्स का इनकम माना जाएगा, उसके ऊपर आपका कैपिटल के ऊपर आपको टैक्स लगेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। फॉर इंडिक्वेट में भी 50,000 होता है डिफरेंस, जो मैंने ऊपर केस बताया उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसमें भी टैक्स पेमेंट करना होगा। नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 56(2)(x), कुछ वैसा भी ट्रांजेक्शन होता है जिसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है, अप्लीकेबिलिटी नहीं होता फॉर एनी रिलेटिव। मैंने फ्रेंड वाला उदाहरण क्यों लिया था, आपको फ्रेंड वाला एग्जाम्पल इसलिए लिया था, इसके पीछे लॉजिक यही था कि कोई फ्रेंड से आपको गिफ्ट मिलता है, हाउस वगैरह मिलता है, कोई एसेट मिलता है, उस केस में आपका टैक्स लगेगा। लेकिन फ्रॉम आपके एनी रिलेटिव, आपके कोई रिलेटिव से मिला तो उसको क्या होगा, 56(2)(x) जो 10 होता है वो सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज, देखिए ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज वगैरह में भी कोई होता है जो क्या बोलते हैं, जो आते हैं अपने रिलेटिव वगैरह को क्या देते हैं, पैसा देते हैं, न्योता उसको बुलाया जाता है हमारे बिहार यूपी में। यदि उससे रिलेटेड आपका कुछ मिला होगा मैरिज वगैरह में, तो आपका क्या होगा, इसमें कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा, उसको नहीं मानकर चलना है, आपको अदर सोर्स का इनकम नहीं माना जाएगा। अंडर ए विल और बाय ऑफ इनहेरिटेंस, आपको कोई पैतृक संपत्ति वगैरह मिला है तो भी क्या होगा आपका, इसको अदर सोर्स का पार्ट नहीं माना जाता है। इन कंप्लीट ऑफ डेथ ऑफ द पेयर ऑफ डोनर, इसको आप लोग देख लेना, बहुत सारे इसमें भी कॉन्सेप्ट होता है, कौन कौन आपको नहीं होते, 1 2 3 4 5 जितना भी है, आप लोग उसको एक बार देख लेना कि किस से यदि मिला है कोई एसेट आपको अदर सोर्स का पार्ट नहीं होता है। या वैसा ट्रांजैक्शन जो रिलेटिव से मिला है, आपको फ्रेंड रिलेटिव से मिला है, आपको परिवार से मिला, तो आपका क्या होगा, अदर सोर्स का पार्ट नहीं माना जाता है। यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय कंडीशन जो है, आप लोग को एक बार देख लेना है इसको। और उसके बाद हमारा आता है अनऑथराइज्ड, इस प्रॉपर्टी में क्या कहे कैपिटल एसेट में और रिलेटिव में कौन कौन से हैं, इनको बताया गया है। इस मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स में आपको देख लेना इसमें कि कौन कौन लोगों को इसमें इंक्लूड किया है और किसको किसको एक्सक्लूड किया गया है। ये समरी एक बार आप लोग देख लेना। इमूवेबल प्रॉपर्टी में इनहेंस और ट्रांसफर, और कब कैपिटल एसेट लगता है और कब इसमें बिजनेस इनकम लगता है। तो मैंने बताया इसमें कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट ट्रांसफर और ट्रांसफररी के बीच में जो भी रिलेशनशिप होगा वो आपका कैपिटल गेन का पार्ट होता है। उसके बाद मिस्टर कंप्यूटेशन हो गया, नॉन टैक्सेबल। उसके बाद आपको आता है ये कंपनसेशन फॉर एनी पेमेंट रिसीव्ड इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। जब आप किसी एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेशन कर रहे हैं उसमें कंपनसेशन देते हो या एनहेंस कंपनसेशन देते हो, ये भी क्या होगा आपका अदर सोर्स का पार्ट नहीं होगा। एनी कंपनसेशन और एनी अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय ए पर्सन by whatever name called in connection with the termination of the employment or modification of the term and condition relating thereto shall be chargeable to under this head whether received for employer in the taxable under section 73 under the head income from salary में उसको कम बताया गया है। कोई कंपनसेशन देते हो टर्मिनेशन के लिए अपने एम्प्लॉयर को, अपने एम्प्लॉय को
उसका जो इनकम होता है 73 अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी में माना जाता है। उसके बाद आता है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ओनली नॉट चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस एनी सम रिसीव्ड। आपको कोई मशीनरी वगैरह का आपने कोई LIC वगैरह का जो किया है पेमेंट किया है, वे आर लेटिंग आउट ए बिल्डिंग और इंस्पायरेबल फ्रॉम द लेटिंग आउट मशीनरी प्लांट हो गया, तो आपका बिजनेस का पार्ट होता है। उसके बाद इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, कंस्ट्रक्शन एवरी भोपाल गैस स्टेट। तो उसके बाद कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था वो भी PGBP का पार्ट होता है। रेडिक्यूल इनकम क्या होता है? एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द बट नॉट फाइलिंग अंडर द हेड ऑफ इनकम शैल बी चार्जेबल टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एग्जांपल सैलरी रिसीव। जो MP MLA होते हैं, MP MLA को जो सैलरी मिलता है उसका ट्रीटमेंट अदर सोर्स में होता है। आपको मैंने बताया था सैलरी का एक डिफिनेशन, MP MLA जो होते हैं, जो पेमेंट गवर्नमेंट देती है, उनके बीच में क्या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो रहा है। इसलिए जो भी उनको 40,000 50,000 एक समय जो भी मिलता है वो किसका पार्ट होता है? रेजिडुअल इनकम यानी कि अदर सोर्स का पार्ट होता है। एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट बट नॉट फॉलिंग अंडर द अदर हेड ऑफ इनकम शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एग्जाम्पल सैलरी रिसीव्ड बाई एन MP MLA विल नॉट बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड सैलरी बट विल बी चार्जेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सेक्शन 56 में बताया गया है कि MP MLA को जो भी सैलरी मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट होता है, न कि सैलरी का पार्ट होगा। उसके बाद हमारा आता है एप्लीकेबल और रेट ऑफ टैक्स रिस्पेक्ट कैजुअल इनकम पे कितना आपको देना होता है टैक्स। इसमें क्या कितना देना होगा आपको? 30% प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल, यदि सरचार्ज आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% देना होता है। किस केस में? कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम का मतलब क्या होता है? लॉटरी आपने कोई विन किया है, क्लोजर पजल्स है, रेस इंक्लूड हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, उसमें आपको 30% फ्लैट टैक्स देना होता है। उसके बाद इसमें क्या क्या डिडक्शन, कोई भी डिडक्शन आपको एक्सपेंडिचर का नहीं मिलेगा। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 इज नॉट अलाउड। जो 18C से 18 का डिडक्शन होता है वो भी इसमें अलाउड नहीं होता है। एडजस्टमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट आल्सो नॉट परमिटेड अगेंस्ट सच इनकम। इसके बाद डिडक्शन क्या मिलता है? डिडक्शन अलाउ कितना होता है? सेक्शन 57 का इन द केस ऑफ डिविडेंड और इनकम रिस्पेक्ट यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 1023D इनकम रिस्पेक्ट यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी डिफाइन द एक्सप्रेशन ऑफ सेक्शन 23। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका इंटरेस्ट यदि एक्सपेंडिचर किया है आपको FD वगैरह का, तो उसमें 20% आपको मिलता है। जितना भी नेट आपको रिसीव हुआ उसका 20% इंटरेस्ट का 20% आपको एक्सपेंडिचर मिलता है। इन द केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एनी रिजनेबल सम पेड बाय कमीशन और रेम्यूनरेशन टू ए बैंकर और एनी अदर पर्सन द पर्पज ऑफ रियलाइजिंग सच इंटरेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रोसेसिंग इनकम कंसिस्ट ऑफ रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू एनी PF वगैरह में होता है। इसका आपको डिडक्शन इसमें मिल जाएगा सेक्शन PF वाला सेक्शन 57 में। वेयर द इनकम टू बी चार्ज अंडर द हेड ऑफ लेटिंग हायर ऑफ मशीनरी वगैरह का डिप्रिसिएशन वगैरह का भी आपको मिल जाता है। PGBP का पार्ट में मैंने बताया था, इसमें भी इसको इंक्लूड किया गया है। डिडक्शन नॉट अलाउड। No deduction shall be made in compute the income from other such necessary respect the following item in the case of necessary. Any person issues in turn interest chargeable to tax under the act which is payable outside India. आउटसाइड इंडिया वगैरह से तो कोई भी आपको इंटरेस्ट वगैरह मिला तो उसका डिडक्शन अलाउड नहीं होता है, सेक्शन 58 का। इसको आप लोग को एक बार देख लेना है। आज जो हमारा चैप्टर है इनकम अंडर द अदर सोर्स, इनकम हेड अंडर द अदर सोर्स, ये हमारा आज हिंट होता है। और हम लोग कल से फिर कुछ नया मॉडल स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को लेसन को जरूर देखते होंगे।